हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनालिसिस अप्रोच सोर्स एंड स्ट्रेटेजी ऑफ जनरल स्टडी प्री 2019 पेपर। तो 2019 के आईएएस के क्वेश्चन पेपर का हम पूरा एनालिसिस करेंगे। इट्स अ वेरी मैराथन क्लास। ये पूरा का पूरा मैराथन है। इसमें थोड़ा पेशेंस बना के रखना, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग पूरा करेंसी क्राइसिस के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है, कि व्हाट इज़ करेंसी क्राइसिस और उसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस रीजन से करेंसी क्राइसिस होती है, ये तमाम बातें करेंगे। तो यहाँ पे केवल एक क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, उसका पूरा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन 2019 में पूछा गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज आर contributors to reducing the risk of currency crisis, कि इसमें से कौन सा ऐसा, इन तीन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो आपके देश में करेंसी क्राइसिस को क्या कर सकता है, करेंसी क्राइसिस के रिस्क को कम कर सकता है। तो देखो, सबसे पहले तो ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है कि द फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड वन इज रेमिटेंस फ्रॉम इंडियंस अब्रॉड। तो आंसर इज बी 1 एंड 3। लेकिन आंसर जानने से तो कुछ होगा नहीं, आंसर तो हर जगह पीडीएफ पे अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे हम पूरा डिकोड करने वाले हैं, एक एक लाइन। इसमें टोटल 22 स्लाइडें हैं। 22 स्लाइड के एक एक पॉइंट को हम लोग आराम से धीरे धीरे प्यार से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो प्यार बनाए रखिए। अब देखिए कमाल इसका। तो सबसे पहला क्या है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द करेंसी क्राइसिस, करेंसी क्राइसिस में क्या होता है कि जो आपकी डोमेस्टिक करेंसी होती है, सपोज दैट अगर आपके देश में रुपया एक डोमेस्टिक करेंसी है, तो वो बहुत तेजी से अपने वैल्यू को डिप्रिसिएट करता है। अब देखो, डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है। मान लो कि $1 बराबर 70 रुपये है, कि हम 70 रुपये दे के $1 लेते हैं, और अगर $1 बराबर मान लो कि 75 रुपीज़ हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी करेंसी डेप्रिसिएट कर गई, ठीक है ना। अब ये क्यों डेप्रिसिएट कर रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेस। और मार्केट फोर्स का मतलब क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई। कि डिमांड एंड सप्लाई, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस, द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ यूएस, यूरोप, इंडिया, चाइना, ये जो सारी चीज़ें हैं, इनके कंबाइंड वर्जन को हम मार्केट फोर्स कहते हैं। जब इसके वजह से जब आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो बहुत तेज़ी से डिक्लाइन होना शुरू की जाए, तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? करेंसी क्राइसिस कहते हैं। तो अगर हम ऑप्शन को देखते हैं, तो पहले ऑप्शन को क्लियर कर लेते हैं कि ऑप्शन में क्यों 1 और 3 ही आंसर सही है। बाकी हम पूरा डिकोड करेंगे अच्छे से। आराम से बैठे रहो, कॉपी पेन ले लो। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइट भी कट गई है, फिर भी कोई बात नहीं है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आराम से सुनो बस। If a country has a strong export performance, a currency crisis is difficult to occur. Lead to greater export, it will reduce the risk. भाई सिंपल सी बात है कि अगर आपके कंट्री में एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो, ठीक है ना। बेसिकली दिस थिंग इज कॉपीड एंड पेस्ट फ्रॉम इनसाइट आईएएस, एक वेबसाइट है, वहाँ से कॉपी पेस्ट किया गया है। बाकी और भी चीज़ें कॉपी पेस्ट हैं, तो आगे मैं बताता जाऊँगा कि अगर आपकी कंट्री का जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, ठीक है ना, जब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो आपके रुपए का जो डिमांड होगा वो इंटरनेशनल मार्केट में क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्योंकि रुपया को, पहले रुपया कोई इंडिया को देगा तभी वो उसको एक्सपोर्ट करेगा, तो इससे रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना। तो जब कभी भी कोई कंट्री एक्सपोर्ट करना शुरू करती है ज़्यादा, तो वहाँ पर करेंसी क्राइसिस का कोई डिफ़िकल्टी नहीं होता। जैसा कि अब आप देखते हैं कि डॉलर की वैल्यू हमेशा, क्योंकि ये इंटरनेशनल करेंसी है, क्योंकि भाई अमेरिका एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, यूरोप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, तो जब वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है तो वो अपना जो पेमेंट होता है वो अपने करेंसी में लेता है, तो उस करेंसी की पूरे वर्ल्ड में क्या होती है? मार्केट डिमांड ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से उसकी वैल्यू अच्छी रहती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है, तो आपके कंट्री में कभी भी करेंसी क्राइसिस का प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। इट इज़ वेरी हार्ड टू डिफ़िकल्ट कि आपके कंट्री में करेंसी क्राइसिस आ जाए। अब देखते हैं, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में एक्चुअली इंक्रीज इम्पोर्ट एंड एडवर्सली इफेक्ट द करेंसी क्राइसिस। अब अगर मान लो कि भारत सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है,
और वो प्रोडक्टिव तरीके से नहीं कर रही है, तो कल को हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उससे जो है हमारी इकॉनमी पे क्या बोलते हैं, उल्टा असर पड़ सकता है, उससे करेंसी क्राइसिस आ सकता है। ठीक है। ग्रेटर फ्लो ऑफ रेमिटेंस वुड हेल्प अवॉइड द करेंसी क्राइसिस सिंस ग्रेटर इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। अब रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, जैसे आवर नेशनल्स वर्किंग अब्रॉड फॉर अस एंड देयर नेशनल्स वर्किंग इन इंडिया फॉर देम, कि हमारे देश के आदमी वहाँ काम कर रहे हैं हमारे लिए, और उनके देश के आदमी यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए। तो मान लो कि अगर बाहर से पैसा आता है, मान लो बाहर से डॉलर आता है, तो डॉलर अगर अपने देश में आएगा तो वो तो रुपए में कन्वर्ट होगा, इससे हमारे डोमेस्टिक करेंसी का जो डिमांड है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो इससे भी हमारे करेंसी का वैल्यू क्या होगा, अच्छा होगा। तो अगर हम इन तीनों ऑप्शंस को देखते हैं, द फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ आईटी सेक्टर। अब मान लो आईटी सेक्टर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब एक्सपोर्ट करेगा तो उससे क्या होगा कि हमारा करेंसी क्राइसिस का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे यहाँ पे तो क्वेश्चन ये है कि भाई हम अपने कंट्री में कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे हम करेंसी क्राइसिस, मतलब अपने रुपए की वैल्यू को डेप्रिसिएट करने से रोक सकते हैं, उसको कैसे, उस रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। जो पहला ऑप्शन है, द फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर, कि अगर इंडिया अपना एक्सपोर्ट अच्छा कर रहा है तो जाहिर सी बात है जब एक्सपोर्ट करेगा तो हमारे रुपए का वैल्यू बढ़ना क्या होगा, शुरू होगा। तो इससे हम करेंसी क्राइसिस के प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे और वो अनप्रोडक्टिव तरीके से करे, तो उससे कल को हमें अपने देश की डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो उससे हमारा करेंसी क्राइसिस का प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए जो दूसरा ऑप्शन है वो गलत है, इससे हम करेंसी क्राइसिस के रिस्क को रिड्यूस नहीं कर सकते। रिमिटेंस फ्रॉम इंडियन अब्रॉड, जैसा मैंने कहा कि आर नेशंस वर्किंग अब्रॉड फॉर अस, तो अगर मान लो हमारे बंदे बाहर काम कर रहे हैं, अगर वहाँ से वो पैसा यहाँ पर भेजते हैं, तो जब वहाँ यहाँ पे पैसा भेजेंगे, तो मान लो उन्होंने डॉलर भेजा या यूरो भेजा, तो अब इस डॉलर और यूरो तो इंडिया में चलेगा नहीं, अब इसको क्या करना पड़ेगा, रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इससे हमारे रुपए का जो क्या होगा, डिमांड क्या होगा, डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ेगा, तो इससे इसके रुपए की वैल्यू क्या होगी, अच्छी होगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 3 क्या है, सही है। तो पहले तो बेसिक चीज़ बात याद रखो, व्हाट डू यू मीन बाई करेंसी क्राइसिस। करेंसी क्राइसिस का मतलब ये होता है, ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, इफ़ योर डोमेस्टिक करेंसी डिक्लाइन इट्स वैल्यू शार्पली, जब आपका रुपया मार्केट फोर्स की वजह से, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, इंटरनेशनल और नेशनल फैक्टर्स की वजह से जब वो नीचे गिरना शुरू करता है, तो उसको हम करेंसी क्राइसिस कहते हैं। अब यहाँ पे एक वेबसाइट है इन्वेस्टोपीडिया, तो वहाँ से हम ये देखते हैं कि जैसे कोई भी कंट्री है फाइटिंग अ करेंसी क्राइसिस, तो ये करेंसी क्राइसिस का जो फाइट है ये बेसिकली क्या है, इसको हम पूरा अच्छे से समझते हैं। तो और उसको हम कैसे प्रिवेंट करते हैं ये भी समझते हैं। तो देखो, जैसे कि यहाँ पे पहला बात लिखा है, सेंट्रल बैंक आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ करेंसी। अब हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो पहली लाइन है कि जो करेंसी के स्टेबिलिटी को क्या करता है, डिफेंस करता है। ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो व्हेन द मार्केट एक्सपेक्ट डिवैल्यूएशन, डाउनवर्ड प्रेशर है ना, placed on the currency can be offset in a part of an increase in interest rate. In order to increase the interest rate, the central bank can lower the money supply, which is turn increase demand for currency. अब ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम समझते हैं कि जैसे सेंट्रल बैंक जो है वो करेंसी क्राइसिस को फाइट करने के लिए बेसिकली क्या करता है, हमको ये पता है कि जो मार्केट एक्सपेक्ट है वो डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। तो जब मार्केट डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, तो ऐसे टाइम पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देगा। ठीक है। अच्छा, जब कभी भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करती है तो मार्केट में मनी जो सप्लाई होती है वो ऑटोमेटिक क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। अब इसको आप ऐसे जनरल लैंग्वेज में समझो, पहले आपको जब जनरल समझ में आएगा तो आपको टेक्निकल समझ में आएगा। पसीना इतना हो रहा है पूछो मत, ठीक है, पढ़ाएगा कोई क्या। तो पहले देखो, अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं, एक सेकंड मुझे पानी पी लेने दो, पानी पी लेने दो, फिर इसके बाद समझाता हूँ। पूरा रुके रहो यहाँ पे, पूरा समझना है कि ये पूरा खचर पचर क्या है, क्या प्रॉब्लम है, खचर पचर सब चीज़। तो यहाँ पे जब तक रुके रहोगे, जितना आराम से बैठ के सुनोगे, उसको नोट्स करते जाओ, पीडीएफ में भेज दूंगा, ठीक है। उसके लिए मुझे मैसेज कर देना, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा पूरा, ये जितनी स्लाइड है, ठीक है।
बाकी जो मेरे पेड मेंबर हैं उनको तो मिल ही जाता है, ठीक है। लेकिन जो नॉन पेड मेंबर हैं उनको अगर चाहिए कि भाई पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे व्हाट्सअप कर देना। मेरा नंबर है 9026292903, या आप कह सकते हैं 7291849197। दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। इफ़ यू वांट टू गेट दैट PDF, अगर आपको ये PDF चाहिए तो मुझसे ले लेना। देखो कि अब बात ये हो रही है कि मार्केट डाउनवर्ड है, तो ऐसे टाइम पे सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया, मनी सप्लाई डिक्रीज हो गई। तो इन जनरल इसको समझो, जैसे मान लो कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होती है, जब कभी भी इंटरेस्ट रेट कम होती है, जैसे आपको अगर कोई 5% पे लोन दे रहा है, ठीक है, और आपको कोई 7% पे लोन दे रहा है, तो आप किसके पास जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है 5% वाले के पास जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम पे दे रहा है, आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। अब जैसे अब आदमी लोन क्यों लेता है? बेसिकली कंजम्पशन के लिए, किसी को कार लेनी है, किसी को घर बनाना है, समझ में आए कि नहीं है? तो जब कभी भी इंटरेस्ट रेट कम रहता है, जब कभी इंटरेस्ट रेट कम रहता है तो कार ज़्यादा बिकती है, घर ज़्यादा बनता है, ठीक है ना, क्योंकि लोग लोन लेके घर बनाते हैं, कार खरीदते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहता है तो लोग लोन नहीं लेते हैं, तो कारें भी कम बिकती हैं और घर भी कम बनता है। अब आप लॉजिक समझ गए कि इंटरेस्ट रेट से मनी सप्लाई कैसे क्या होती है, कम होती है। तो अब देखो, अब यहाँ इंटरनेशनल मार्केट में हम जा रहे हैं। ये तो मैंने नेशनल मार्केट का एक जनरल एग्जांपल दिया कि आप ये बात समझ सकें कि इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो मनी सप्लाई कैसे कम होती है। इनवर्स रिलेशन होता है। इफ़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीजेज द इंटरेस्ट रेट, अब रिजर्व बैंक ने, जैसे इस समय देखो, जैसे इस समय लॉकडाउन चल रहा है, तो इस समय मार्केट में डिमांड नहीं है। तो जब मार्केट में डिमांड नहीं है तो इस समय रिजर्व बैंक क्या कर रही है कि इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करके रखी है। वो इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज क्यों करके रखी है? ताकि लोगों को सस्ते इंटरेस्ट पे लोन दिया जा सके। जब लोगों को लोन दिया जाएगा तो उस मार्केट को, उस पैसे को मार्केट में फ्लो करेंगे। जब वो मार्केट में फ्लो करेंगे तो मार्केट का जो डिमांड साइकिल है वो ऊपर आना शुरू कर देगा। और जैसे ही वो ऊपर आना शुरू कर देगा तो जो एक बिजनेस साइकिल है ना, जो ट्रेड साइकिल है, वो चलना क्या कर देगी, शुरू कर देगी। सपोज दैट यू आर इन ICU एंड तुमको इंजेक्शन लगा एंड देन यू व्हाट वेकअप, तुम खड़े हो गए, खटाक से घोड़ा बन के दौड़ना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो सेम चीज़ यहीं पे यहाँ पे है कि अगर डाउनवर्ड प्रेशर की तरफ इकोनॉमी चल रही है, ठीक है ना, और उसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो एट दैट टाइम सेंट्रल बैंक क्या करता है कि वो इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है। इसका इंटरनेशनल जो फैक्टर होता है वो इन्वर्स होता है, वो उल्टा हो जाएगा। लेकिन जब डोमेस्टिक मार्केट में आओगे तो कुछ अलग चीज़ें होंगी। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही नीचे गई इकोनॉमी तो खटाक से रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब इंटरेस्ट रेट कम हुआ, लोग लोन लेना शुरू कर दिए बैंकों से। अब बैंकों से कोई लोन लेगा तो कहीं बिजनेस में लगाएगा, कहीं कार खरीदेगा, कहीं घर बनाएगा। अब घर बनाएगा तो सीमेंट बिकेगा, सरिया बिकेगी, समझ में आएगी नहीं है? 10 लोगों को, मजदूरों को उसमें क्या मिलेगा, जॉब मिलेगा। एंड देन द ट्रेड साइकिल ऑफ द इकोनॉमी स्टार्ट एक्सेलरेटिंग। तब जब जो इकोनॉमी का जो ट्रेड साइकिल है वो एक्सेलरेट करना क्या कर जाएगा, शुरू कर जाएगा। बात समझ में आई? ऐसे पढ़ाते हैं हम। तो अब कहने का मतलब क्या है, ध्यान सुनो। अब जैसे अब हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेशनल मार्केट। देखो, देयर इज अ वर्ड इंटरनेशनल, इंटर एंड देन नेशनल, ठीक है, एंड देयर इज अ वर्ड नेशनल। तो नेशनल के बाद अब इंटर लग गया है, तो हम इंटरनेशनल मार्केट में घुस रहे हैं। तो जैसे व्हेन द मार्केट एक्सपेक्ट डिवैल्यूएशन, जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, आपकी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है ना, रुपया जो है वो स्लिप करता जा रहा है, ठीक है ना, डॉलर के अगेंस्ट या किसी और करेंसी के अगेंस्ट, तो डाउनवर्ड प्रेशर प्लेस्ड ऑन द करेंसी कैन बी ऑफसेट इन अ पार्ट बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। तो उस समय क्या होता है कि करेंसी को ऑफसेट करने के लिए जो सेंट्रल बैंक होता है वो अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। अच्छा, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट द सेंट्रल बैंक कैन लोअर द मनी सप्लाई। अभी मैंने समझाया कॉन्सेप्ट कि जब कभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, जब कभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, विच इन टर्न इंक्रीज डिमांड फॉर द करेंसी। और इसके टर्न में क्या होगा कि जो आपकी डोमेस्टिक करेंसी है उसकी डिमांड बढ़ना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ये सब डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। अब जैसे आप ये देखते हैं, अब समझो मेरी बात, एक जनरल बात समझो पहले। जनरल बात ये है कि भाई डॉलर का मार्केट में डिमांड क्या है, ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है।
तो ऑटोमेटिक जो डॉलर का एक्सचेंज रेट होता है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। समझ में है कि नहीं है? तो ये गेम है यहाँ पे, ठीक है ना, कि जैसे ही मनी सप्लाई कम होगी, ठीक है ना, और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो अब इसका हम पूरा एक्सप्लेनेशन आगे कर रहे हैं, देखो ध्यान से, कि देखो इफेक्ट ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट, कि जब कभी भी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट राइज करता है तो उसका बेसिकली क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी में, पहले ये समझो। क्योंकि जब ये समझोगे तब इंटरनेशनल मार्केट में घुस के उन बातों को भी समझ पाओगे, ठीक है। रुके रहना, पानी पी लेने दो, क्योंकि साला प्यास बहुत लग रहा है, ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत क्या है, ज़्यादा, इट्स टू हॉट। तो यही पे मैं ये भी समझाऊंगा कि व्हाट इज़ हॉट मनी, हॉट मनी क्या होती है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो जितनी स्लाइड है उसको हम आराम से एक्सप्लेन करते जाए, जितना लंबा वीडियो जाए। द सेंट्रल बैंक यूजुअली इंक्रीज इंटरेस्ट रेट व्हेन इन्फ्लेशन इज प्रिडिक्टेड टू राइज अबव देयर इन्फ्लेशन टारगेट। अब आपको ये पता तो है इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है, जैसे इन्फ्लेशन टारगेट का मतलब समझो, जैसे कहीं का भी सेंट्रल बैंक होता है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, उसको महंगाई को कंट्रोल करना है। महंगाई का जनरल मतलब होता है प्राइस राइज, कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस राइज हो जाता है। मान लो ये बॉटल 50 रुपए की मिलने की जगह अब 100 रुपए के मिलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। मान लो ये जो चश्मा है ये 2000 की जगह अब 5000 का मिलना स्टार्ट कर गया, तो दिस इज कॉल्ड प्राइस राइज, प्राइस राइज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो जो सेंट्रल बैंक होता है वो मनी सप्लाई के थ्रू क्या करता है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। क्योंकि इन्फ्लेशन को अगर हिंदी में देखते हैं तो इट इज कॉल्ड मुद्रास्फीति। अब स्फीति का मतलब प्रेशर, और मनी के प्रेशर की वजह से प्राइस बढ़ता है, ठीक है ना। जैसे आपके पास अगर ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है ना, और जो कमोडिटी होती है वो कम होती है, इफ़ यू हैव अ सरप्लस ऑफ मनी, आपके जेब में पैसा ज़्यादा है और जो कमोडिटी है उसकी सप्लाई मार्केट में कम है। अब मान लो कि ये बॉटल एक है और इसको खरीदने वाले 5 हैं और सबके जेब में पैसा है, तो जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा उसको खरीद लेगा। समझ में है कि नहीं है? मान लो इस बॉटल का दाम 50 रुपये है और सबके जेब में, किसी के जेब में 500 है, किसी के जेब में 1000 रुपये है, किसी के जेब में 2000 रुपये है, किसी के जेब में 5000 रुपये है। तो 5000 वाला इसको ज़्यादा प्राइस में खरीद लेगा क्योंकि उसको इसकी ज़रूरत है। समझ में है कि नहीं है? तो होता क्या है कि जैसे जो सेंट्रल बैंक होती है वो टारगेट करती है कि जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो है, मान लो कि 4% के बराबर इन्फ्लेशन होना चाहिए। और जब वो इंक्रीज करना ज़्यादा शुरू कर दे, मतलब 4% तो उसने टारगेट किया है, लेकिन अब 4% से भी अगर वो ज़्यादा शुरू होना शुरू कर देती है तो सेंट्रल बैंक को ये एहसास हो जाता है कि ओ मार्केट में लगता है लोगों के जेब में पैसा ज़्यादा आ गया है, तो अब उस जेब में पैसे को कैसे कम किया जाए, तो वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। अब जैसे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। मार्केट में जब मनी सप्लाई कम हो जाती है तो ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन टारगेट पे आ जाता है या कंट्रोल हो जाता है। हाँ, लेकिन ये भी याद रखना कि उस समय जो ग्रोथ होगा वो भी नीचे जाएगा, क्योंकि अगर लोगों को लोन दिया जा रहा है तो लोग उस लोन के पैसे को मार्केट में लगा रहे हैं, तो उससे ट्रेड साइकिल चल रही है। सपोज दैट यू हैव अ मनी, आपके पास पैसा है, अगर आपको पैसा दिया जा रहा है तो आप उस पैसे को क्या कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि खा जा रहे हैं, मुंह में डाल ले रहे हैं, नहीं, उस पैसे को आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, कहीं अपनी शॉप खोल रहे हैं, या सोना खरीद रहे हैं, जो भी कुछ कहो, तो आप उसको कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब कभी भी इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो उस समय देश का इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे अब इस समय अगर लॉकडाउन चल रहा है, अब इस लॉकडाउन में बेसिकली क्या हो रहा है कि इस लॉकडाउन में डिमांड तो मार्केट में है नहीं, तो अब उस डिमांड को एक्सेलरेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आपका है वो इंटरेस्ट रेट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ताकि लोगों के हाथ में मनी आए। जब लोगों के हाथ में मनी आएगा तो वो उसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, उसको खर्च करेंगे, है ना, उसको एक्सपेंड करना शुरू करेंगे। जब एक्सपेंड करना शुरू करेंगे तो ट्रेड साइकिल स्टार्ट होना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, तो ग्रोथ भी आना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं होगा, मॉडरेट ग्रोथ होगा, हाई ग्रोथ नहीं होगा, ये बात याद रखना। अच्छा, हायर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कि जब कभी भी इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होती है वो हाई हो जाती है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपको कोई 5% ब्याज पे लोन दे रहा है और अगर कोई आपको 7% ब्याज पे लोन दे रहा है, तो जब आप 5% ब्याज पे लोन ले रहे हैं तो आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, लेकिन जब आप 7% ब्याज पे लोन ले रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट क्या देना पड़ रहा है, ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो जब आप लोन लेते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है,
और इससे क्या होता है कि लोग लोन कम लेते हैं, और जो लेता भी है तो जो डिस्पोजेबल इनकम जो अपने पर्सनल चीज़ों के लिए वो खर्च करता है वो कम करता है, एंड देयर फॉर लिमिट द ग्रोथ इन कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो अब अगर आपने लोन लिया भी तो आपको ये टेंशन है कि हमें ईएमआई भरनी है और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो उस समय आप अपना पैसा कम खर्च करेंगे, ठीक है, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम खर्च करेंगे। और जब कंज्यूमर कम खर्च करेगा तो जाहिर सी बात है ग्रोथ भी नहीं होगा, कम ग्रोथ होगा, मॉडरेट ग्रोथ होगा, ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं होगा, होगा लेकिन कम होगा। अच्छा, हायर इंटरेस्ट रेट टेंड टू रिड्यूस इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड कॉज एन एप्रिसिएशन इन द एक्सचेंज रेट। अब यही बात यहाँ पे हमें आपको समझानी है कि देखो इन्फ्लेशन के प्रेशर को वो कम करता है, ठीक है ना। जो हायर इंटरेस्ट रेट होता है, जैसे मैंने बताया कि वो इन्फ्लेशन के प्रेशर को कैसे कम करेगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है, तो जब कभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई कम होगी, तो आपके जेब में कम पैसा होगा, तो आप कंज्यूमर स्पेंडिंग कम करेंगे, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि प्राइस भी थोड़ा सा नीचे आना शुरू करेगा, एंड कॉज एन एप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट। लेकिन जो एक्सचेंज रेट होगा वो इंक्रीज करना क्या कर जाएगा, शुरू कर देगा। हमेशा ये बात याद रखना, वेन एवर इंटरेस्ट रेट टेंड टू रिड्यूस हायर इंटरेस्ट रेट टेंड टू रिड्यूस इन्फ्लेशनरी प्रेशर, कि जब ब्याज दर ज़्यादा होती है तो वो इन्फ्लेशन के प्रेशर को कम करती है, और जब इन्फ्लेशन का प्रेशर कम होता है तो उस समय एक्सचेंज रेट क्या करता है, इंक्रीज करता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अब इसको हम समझते हैं, ये डायग्राम मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है, ये डायग्राम आप बाद में समझाऊंगा, आज ही समझाऊंगा। अच्छा, देखो कैसे ऐसा होता है कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो लास्ट वाली लाइन थी, जो ये वाली लाइन थी कि हायर इंटरेस्ट रेट टेंड टू रिड्यूस इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड कॉज एन एप्रिसिएशन इन द एक्सचेंज रेट, कि जब कभी भी इंटरेस्ट रेट क्या होगा, हाई होगा, तो जो इन्फ्लेशन होगा वो कम होगा, इन्फ्लेशन प्रेशर को कम करेगा। लेकिन एक्सचेंज रेट जो होगा, एक्सचेंज रेट का मतलब जो डॉलर से रुपए में एक्सचेंज किया जा रहा है, कि एक करेंसी को दूसरे करेंसी में जब एक्सचेंज करने के लिए जो रेट डिसाइड होता है उसको हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो एक्सचेंज रेट कैसे हाई होता है तो उसको समझते हैं। देखो ध्यान से कि हायर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करेंसी, कि जब कभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जो वैल्यू ऑफ करेंसी है वो आपके देश में बढ़ जाती है ड्यू टू हॉट मनी फ्लो। अभी समझाऊंगा हॉट मनी क्या होता है। इन्वेस्टर आर मोर लाइकली टू सेव इन ब्रिटिश बैंक इन यूके रेट आर हायर देन अदर कंट्रीज, ठीक है। अ स्ट्रॉन्गर पाउंड मेक यूके एक्सपोर्ट लेस कॉम्पिटिटिव, reduce export and increase import. This has the effect of reducing aggregate demand in the economy. अभी पूरी लाइन बड़ा टिपिकल है, इसको समझाते हैं। थोड़ा सा गर्मी से परेशान है फिर भी समझाते हैं, देखो ध्यान से। देखो जैसे एक एग्जांपल है, यहाँ पे तो उन्होंने यूके का बैंक का एग्जांपल लिया है, मैं इसी से समझा देता हूँ। देखो जैसे क्या होता है कि जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है, ठीक है ना, जब इंटरेस्ट रेट क्या होगा, हाई होगा, तो जो हॉट मनी फ्लो है इन्वेस्टर्स का वो आपके कंट्री में आना शुरू हो जाएगा। मान लो अगर ब्रिटेन का कोई बैंक है, ठीक है, वो इंटरेस्ट रेट कम रखा है और जो दूसरे कंट्री का जो बैंक है वो अपना इंटरेस्ट रेट हाई रखा है, तो भाई जाहिर सी बात है जो इन्वेस्टर होगा वो पैसा कहाँ लगाएगा, जहाँ इंटरेस्ट रेट हाई है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई है तो जहाँ इंटरेस्ट रेट हाई वहाँ पैसा लगाएगा। क्यों पैसा लगाएगा, क्योंकि उसको वहाँ पर रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक कोटक महिंद्रा बैंक है और मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोटक महिंद्रा में आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, पहले जनरल बात समझो। तो कोटक महिंद्रा वाला आपको 6% ब्याज देता है और SBI वाला आप 5% ब्याज देता है, तो आप कहाँ पैसा जमा करेंगे, जाहिर सी बात है कोटक महिंद्रा वाले के पास, क्योंकि वो आपको इंटरेस्ट रेट क्या दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है। तो वही बात वो कह रहा है। अब ये इंटरनेशनल मार्केट से इस चीज़ को कनेक्ट करो, क्योंकि हमेशा ये बात याद रखना, अपने मुंह के ऊपर लिखता हूँ, C=C, क्यूरियोसिटी = कनेक्शन, कि आपको जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और उसको कनेक्ट करने का एक तरीका होना चाहिए। और जब कभी भी क्यूरियोसिटी और कनेक्शन नहीं होता है तो लोग दूसरा C बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं चूतिया, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे एक छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, उसके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी रहती है। माइंड मीन्स अलाइव माइंड। माइंड अगर आपका अलाइव नहीं है तो इट मीन्स जब आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं है, इट मीन्स योर माइंड इज डेड।
जब आपके दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं है तो आपका दिमाग क्या है, डेड है। और जब आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो आपका डिमांड डेड नहीं है। समझ में कि नहीं है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा बच्चा है तो वो बार बार पूछता है, अरे पापा ये पत्तियां हरी क्यों है? समझ में है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि वो जानना चाहता है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है और उसको कनेक्ट करना चाहता है। और हम तो जानना ही नहीं चाहते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को जानना चाहेंगे तभी जानेंगे, और जब हम किसी चीज़ को भूलना चाहेंगे तभी हम भूलेंगे। ये बात याद रखना। एक फॉरगेटिंग करके चैप्टर है इंग्लिश लिटरेचर में, रॉबर्ट लिंडे ने उसको लिखा है फॉरगेटिंग, कि उन्होंने लिखा है कि हम कोई चीज़ जब भूलना चाहते हैं तभी भूलते हैं, नहीं भूलना चाहते नहीं भूलेंगे। खाना खाना हम नहीं भूलते हैं। समझ में है कि नहीं है? समझ में है कि नहीं है? खाना खाना हम नहीं भूलते हैं, और चश्मा हम रख के कहीं भूल जाते हैं क्योंकि हम इसको भूलना चाहते हैं, इसलिए हम इसको भूल रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे है कि अगर आपको ये जनरल बात समझ में आ गई कि एक कोटक महिंद्रा जो बैंक है वो आपको 6% ब्याज पे ब्याज दे रहा है अगर आप वहाँ पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो आपको 5% ब्याज पे पैसा, मतलब 5% इंटरेस्ट पे ब्याज दे रहा है आपको, तो आप पैसा कहाँ जमा करेंगे? 6% वाले को, क्योंकि आपको यहाँ रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यू विल गेट हायर रिटर्न इन कोटक महिंद्रा। तो द सेम थियरी इज अप्लाइज इज हियर। सपोज दैट देयर इज इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर का मतलब क्या है? इन्वेस्टर जो है वो एक ही चीज़ के लिए जीता है, रिटर्न के लिए। आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? रिटर्न मिले। वाई यू परचेज प्रॉपर्टी, कि आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, कल को बेचेंगे, आज 5 लाख में खरीदी, कल को 10 लाख में बेचेंगे। वही यू एक्सपेक्ट ना रिटर्न। तो इन्वेस्टर ऑलवेज एक्सपेक्ट रिटर्न, वो हमेशा रिटर्न चाहता है। तो अगर किसी इन्वेस्टर के पास पैसा है, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो, ठीक है, तो वो वहीं पे पैसा लगाएगा जहां से उसको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। जहां उसको रिटर्न नहीं मिलेगा वहां पैसा नहीं लगाएगा। समझ में मेरी बात? तो अगर ब्रिटेन का बैंक, अब वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है, और उसके अलावा किसी दूसरे कंट्री, मान लो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो जो ब्रिटेन का इन्वेस्टर है, समझ में आया कि नहीं, वो दूसरी कंट्री में जाएगा क्योंकि वहाँ पर उसको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। इसी को हॉट मनी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, हॉट मनी फ्लो रेफर्स टू कैपिटल आउटफ्लो। अभी ये भी समझाऊंगा कैपिटल आउटफ्लो का क्या मतलब होता है। हॉट मनी फ्लोज रेफर्स टू कैपिटल फ्लो मूविंग टू कंट्री विद हायर इंटरेस्ट रेट, एक्सपेक्टेड चेंज इन एक्सचेंज रेट। और ये क्या करते हैं, जब ये किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो ये करेंसी के एक्सचेंज रेट को इफेक्ट कर देते हैं, कि अब उनको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो वो वहाँ पे भाग के जाएंगे। और इससे क्या होगा, एक शॉर्ट टर्म के लिए दो देशों के करेंसी के बीच का जो एक्सचेंज रेट होता है वो फ्लक्चुएट होना क्या कर जाता है, शुरू कर जाता है। उसमें किसी की करेंसी जो है डेप्रिसिएट कर जाती है, उसमें किसी की करेंसी एप्रिसिएट कर जाती है। दिस इज कॉल्ड करेंसी क्राइसिस। इट इज क्लियर? हाँ या ना? जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो, अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि ड्यू टू हॉट मनी फ्लो। हॉट मनी कौन है? एक इन्वेस्टर है जो वहां भाग के जा रहा है जहां पर उसको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। अच्छा, आर मोर लाइकली टू सेव इन ब्रिटिश बैंक इफ यूके रेट आर हायर देन अदर कंट्री। अब मान लो कि यूके का जो रेट है, हमने थोड़ा उल्टा बोल दिया, मान लो यहाँ पे बात अलग है। यहाँ पे बात यह है कि यूके में इंटरेस्ट रेट हाई है और दूसरे कंट्री में इंटरेस्ट रेट कम है। समझ में आया कि नहीं है? तो जो इन्वेस्टर है अब वो यूके में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देगा रिटर्न के लिए। तो इससे क्या होगा, अ स्ट्रॉन्गर पाउंड मेक्स यूके एक्सपोर्ट लेस कॉम्पिटिटिव। अब इस लाइन का मतलब समझो। अब इससे क्या होगा कि जो यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है जिसका नाम है पाउंड, वो स्ट्रांग हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं है? और वो उसके एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव बना देगी। क्योंकि भाई अब मान लो यूनाइटेड किंगडम वाला एक, मान लो फोन किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करता है, तो चूंकि पाउंड का वैल्यू तो स्ट्रांग हो चुका है तो कोई उससे खरीदेगा नहीं, उससे कोई खरीदेगा नहीं, लेस कॉम्पिटिटिव। अब उसका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। बात समझना, क्या क्या टेक्निकल बात समझा रहा हूं। A stronger pound makes UK export less competitive. How it is possible? जैसे अब मान लो कि जब पाउंड का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है ना, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे समझो। मान लो एक पाउंड बराबर 70 रुपये है, और अब एक पाउंड बराबर 75 रुपीज़ हो गया, ठीक है ना। तो अब भाई इंडियन नहीं खरीदेगा ना, किससे? यूनाइटेड किंगडम से, क्योंकि उसको 75 रुपये दे के एक पाउंड मिलेगा, और वो पाउंड दे के वो फोन खरीदेगा। किससे?
यूनाइटेड किंगडम से। तो जब कभी भी किसी भी स्ट्रॉन्गर पाउंड मेक्स यूके एक्सपोर्ट लेस कॉम्पिटिटिव, इससे क्या होता है कि एक्सपोर्ट रिड्यूस होता है ना, और इंक्रीज होता है इंपोर्ट। इससे क्या होता है कि जो क्योंकि जब कभी भी एक्सपोर्ट कम होगा तो जाहिर सी बात है इंपोर्ट आपका क्या बढ़ जाएगा। और इससे क्या होगा कि दिस हैज़ द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। और इससे क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी में जो एग्रीगेट मतलब जो टोटल डिमांड है वो कम होना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। तो कैसे जो इंटरेस्ट रेट है वो किसी करेंसी के वैल्यू को क्या करता है, बढ़ाता है। अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो हाउ हायर इंटरेस्ट रेट इफेक्ट द इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एनी अदर करेंसी। ठीक है, वो करेंसी की वैल्यू कैसे इंक्रीज कर देता है। अच्छा, जैसे यहाँ पे लिखा है कि देखो इंक्रीज इन यूके इंटरेस्ट रेट, जब कभी भी यूके में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा, बेटर रिटर्न ऑन यूके सेविंग अकाउंट, तो लोग यूके के बैंकों में पैसा जमा करना शुरू करेंगे क्योंकि उनको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। हॉट मनी फ्लो इनटू टेक एडवांटेज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट, क्योंकि जो इन्वेस्टर यूके में आ रहा है उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट रेट हाई मिलेगा तो वो रिटर्न ज़्यादा चाहेगा, इसलिए वो यहाँ पे आना शुरू करेगा। इससे क्या होगा, इंक्रीज डिमांड फॉर पाउंड स्टर्लिंग, इससे जो पाउंड है उसकी डिमांड बढ़ना क्या हो जाएगी, शुरू कर जाएगी। और जब पाउंड की डिमांड बढ़ना शुरू कर जाएगी तो पाउंड जो स्टर्लिंग है उसमें एप्रिसिएशन होगा, ना कि डेप्रिसिएशन। इसीलिए आप कभी कभी सुनते हैं कि जब कभी भी रुपए की वैल्यू गिरना शुरू कर जाती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है, क्योंकि जब कभी भी वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगा तो अब क्या होगा कि डॉलर आपकी कंट्री में आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोज इन्वेस्टर हु आर बिलोंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो अब आपके मार्केट में पैसा लगाना शुरू करेंगे। जब वो आपके मार्केट में पैसा लगाना शुरू करेंगे तो आपके कंट्री में डॉलर आएगा और उससे क्या होगा कि आपका डॉलर की डिमांड को हम रुपए से जब उसको एक्सचेंज करेंगे, समझ में आया? तो डॉलर की देखो ऐसे समझो और इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि अब सपोज दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया। अब ऐसे समझो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट को क्या किया, इंक्रीज किया। अब इससे क्या होगा कि जो हॉट मनी का फ्लो है वो इंडिया में आना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। और ये डॉलर बेसिकली इंडिया में एक्सचेंज किस में होगा, रुपए में, तो रुपए की डिमांड बढ़ना क्या हो जाएगी, शुरू कर जाएगी। और जब रुपए की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी, देखो ये जो इन्वेस्टर डॉलर लेके आया ये तो केवल रिटर्न के लिए लेके आया है, क्योंकि ये पैसा यहाँ पे इसलिए लगा रहा है ताकि उसको रिटर्न मिलेगा। समझ में आया कि नहीं है? अब जब ये डॉलर को हम रुपए से एक्सचेंज करेंगे, समझ में आया कि नहीं है, तो अब रुपए की डिमांड बढ़ना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। और रुपए की जब डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी तो इसका वैल्यू एप्रिसिएट करना शुरू कर जाएगा। अब बात क्लियर हुई? यही बात यहाँ पे लिखी है, यहाँ से यहाँ तक यही बात लिखी है कि इंक्रीज इन यूके इंटरेस्ट रेट। अब मान लो कि हम यहाँ पे यूके की जगह इंडिया लिख देते हैं, ठीक है। बेटर रिटर्न ऑन इंडियन सेविंग अकाउंट, अब यहाँ के बैंकों में पैसा आना शुरू हो जाएगा। हॉट मनी फ्लो इनटू टेक एडवांटेज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट, क्योंकि वो जो हॉट मनी का फ्लो है वो इंटरेस्ट रेट का एडवांटेज लेना चाहेंगे। इससे क्या होगा, रुपए का डिमांड जो है वो इंक्रीज होगा, इससे जो रुपए की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? अच्छा, फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टर देयर आर सब्सटेंशियल गेन टू बी मेड फॉर मूविंग मनी बिटवीन डिफरेंट कंट्री विद डिफरेंट इंटरेस्ट रेट। देखो ये एक सब्सटेंशियल गेन है, इसमें शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है, क्योंकि जैसे ही आप क्या करेंगे, मान लो कि जो इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ रहा है, बढ़ा दिया आपने, आप इसको घटा देंगे तो ये भागना शुरू कर देंगे, है ना। जो ये पैसा आपके कंट्री में लगाना शुरू कर दिए, ये भागना शुरू कर देंगे। इसी को हम हॉट मनी फ्लो कहते हैं। भागना शुरू कर देंगे, सब चीज़ें नीचे आना शुरू कर देंगे, फिर रुपए का वैल्यू स्लिप होना क्या कर जाएगा, शुरू कर जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि सब्सटेंशियल गेन, कि अगर एक कंट्री का मनी का फ्लो किसी दूसरे कंट्री में आता है तो इससे एक सब्सटेंशियल गेन होता है। लेकिन फिर भी ये जो बंदे होते हैं वो एक्सचेंज रेट को क्या कर देते हैं, इफेक्ट कर देते हैं। सपोज द EU, European Union and UK both have an interest rate of 0.5% at that time. It doesn't make much difference whether you put saving in the UK bank or EU bank. अब मान लो कि SBI भी आपको 5% ब्याज पे लोन दे रहा है, कोटक महिंद्रा भी आपको 5% ब्याज पे लोन दे रहा है,
तो कहीं जमा कर दो, चाहे यहाँ जमा करो चाहे यहाँ जमा करो, रिटर्न तो दोनों जगह सेम मिलने वाला है। तो वही बात ये बोल रहा है कि अगर आप ईयू के बैंक में पैसा जमा करते हैं वहाँ पर भी 0.5% रेट है, और यूके के बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वहाँ पर भी 0.5% है, तो दोनों जगह आपको रिटर्न सेम मिलेगा। चाहे जहाँ जमा कर दीजिए, चाहे ईयू के जर्मनी में जमा कर दीजिए, चाहे फ्रांस में जमा कर दीजिए, चाहे पोलैंड में जमा कर दीजिए, चाहे इटली में जमा कर दीजिए, चाहे यूनाइटेड किंगडम में जमा कर दीजिए। समझ में आया? तो ये बात आप क्लियर। अब देखते हैं, हाउएवर इफ द यूके increase interest rate to 1.5%, then you would get a substantial higher return from saving in UK बैंक। अब मान लो यूके ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो खटाक से आप यूके वाले पैसा जमा कर देंगे। और जो आप ध्यान से सुनना कि यूके ने बढ़ा दिया तो आप यूके में जमा करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका लालच क्या है, आपको वहां पर इंटरेस्ट, आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। देयरफॉर ईयू इन्वेस्टर, अब यूरोपियन यूनियन के जो इन्वेस्टर्स हैं, में सेल यूरो। अब जो यहाँ के जो इन्वेस्टर हैं वो अपने यूरो को सेल करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे, और सेल करके वो पौंड स्टर्लिंग बाई करना शुरू कर देंगे। समझ में आएगी नहीं? जब भी वो पौंड स्टर्लिंग बाई करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे, सो दैट दे कैन गेन मोर इंटरेस्ट फ्रॉम दियर सेविंग। मेरी बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो फिर समझा रहा हूँ। अब मान लो यूरोपियन यूनियन है, अब यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे कंट्री हैं, ठीक है, जर्मनी है, फ्रांस है। अब मान लो कि और एक तरफ यूरोपियन यूनियन है और एक तरफ यूनाइटेड किंगडम है। इसने तो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, ही इंक्रीजेज इंटरेस्ट रेट, और यहां पर इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेज है, ठीक है। तो यहां का बंदा यहां पर मूव करेगा। क्लियर? ये बात समझ में आई? क्यों मूव करेगा? रिटर्न चाहिए उसको। अब अगला बात सुनो, और जो ईयू का इन्वेस्टर होगा वो क्या करेगा कि उसके पास जो यूरो है उसको उसको सेल करेगा। अब ये यूरो जो है यूके के पास आ जाएगा और ये पौंड इसको दे देगा, ठीक है ना, इसको पौंड देगा। अब ये बंदा पौंड में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? ये बंदा पौंड में इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसमें रिटर्न ज्यादा मिलेगा। बात क्लियर हुई? हाँ या ना? तो दिस इंक्रीज डिमांड ऑफ पौंड स्टर्लिंग, इससे जो पौंड स्टर्लिंग का डिमांड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, विल पुश अप द वैल्यू ऑफ द पौंड अगेंस्ट द यूरो। अब ध्यान सुनो, पौंड का डिमांड क्या है, ये पौंड है, ठीक है। अब पौंड का डिमांड है हाई, और है ना, पौंड का जब डिमांड है हाई और वो मिल रहा है कम, तो ऑटोमेटिक सी बात है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब बात क्लियर? अब देखो, इवन स्मॉल चेंज इन इंटरेस्ट रेट कैन मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एक्सचेंज रेट। जैसे मैंने बता दिया, मतलब एक दूसरे तरफ से जब ये मूव करते हैं तो ये एक्सचेंज रेट को भी क्या कर देते हैं, इफेक्ट करते हैं। अगर हम पर्सनल बात करें, मतलब अगर हम नेशनल इकोनॉमी की बात करें, तो आपका बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाता है। मैंने बताया क्यों। हाँ, ये होता है कि कोई बंदा अगर बैंक में पैसा जमा करता है तो उसको रिटर्न ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अच्छा, जो ये तो जनरल बातें हैं। अब जैसे इंटरेस्ट जब कभी भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोगों का विश्वास जो है बैंकों पे कम हो जाता है, वो बैंक से लोन लेना क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। लेकिन अगर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखें, तो क्या होगा, करेंसी विल अप्रिसिएट। मैंने बताया करेंसी कैसे अप्रिसिएट करेगी, मेकिंग एक्सपोर्ट लेस, आपका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और इम्पोर्ट आपका सस्ता भी हो जाएगा। ये भी समझिए, इम्पोर्ट कम भी होगा और सस्ता भी होगा, और जब इम्पोर्ट सस्ता होगा तो इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा, कम होगा। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ लेकिन विल टेंड टू बी स्लोअर, क्योंकि जब कभी भी इन्फ्लेशन कम होता है, क्योंकि देखो दो बात याद रखो, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में क्या फर्क है। प्रोड्यूसर जो बंदा है वो मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम लॉस के लिए काम करता है, मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस के लिए काम करता है, ठीक है ना। लेकिन जो कंज्यूमर होता है वो सेटिस्फैक्शन के लिए काम करता है। उसको जब एक सेटिस्फाइड प्राइस मिलती है तो वो मार्केट में सामान खरीद लेता है। लेकिन प्रोड्यूसर तभी सामान को बेचता है जब उसको ये लगता है कि यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट है और मिनिमम लॉस है, ठीक है। तो इसीलिए प्राइस का इकोनॉमी में होना जरूरी है। और जब इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी में टारगेट से भी कम आने लगे तो ग्रोथ भी कम आना शुरू कर जाएगा। लेकिन अगर हमने टारगेट किया कि हमारी इकोनॉमी में 4% तक का इन्फ्लेशन होना चाहिए ताकि हमारे देश में, क्योंकि भाई जो प्रोड्यूसर है उसका क्या, उसको तो प्राइस चाहिए प्रॉफिट मार्जिन के साथ। जो प्रोड्यूसर है वो प्रॉफिट मार्जिन के साथ प्राइस सेट करता है, ठीक है ना। और जब उसको प्राइस नहीं मिलेगा तो उसको प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलेगा तो वो क्यों प्रोडक्शन करेगा। जब वो प्रोडक्शन नहीं करेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा,
समझ में आई कि नहीं है? तो कहने का मतलब क्या है कि देखो दोनों तरफ देखो। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इफ गवर्नमेंट ऑफ द डे increase interest rate, if your central bank increase the interest rate, so what will be the effect on the national economy and what will be the effect on the international economy? भाई पर्सनल अगर हम बात करें, हम अपनी बात करें, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमें लोन महंगा मिलेगा, हमारा बैंक से कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, क्योंकि हम बैंक के पास नहीं जाएंगे क्योंकि हमको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। समझ में? हाँ, एक फायदा होगा पर्सनल, जिसके पास पैसा रखा है, अगर वो बैंक में पैसा जमा करेगा तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इकोनॉमी के हिसाब से अगर हम सोचें, करेंसी विल अप्रिसिएटेड, कि आपका जो रुपए का वैल्यू है वो तो सुधर जाएगा, ठीक है, मेकिंग एक्सपोर्ट लेस कॉम्पिटिटिव, लेकिन आपका जो एक्सपोर्ट होगा वो इंटरनेशनल मार्केट में लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और इंपोर्ट आपका सस्ता हो जाएगा। अच्छा, इंपोर्ट सस्ता हुआ तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन भी कम होगा। अच्छा, इन्फ्लेशन कम होगा तो सिंपल सी बात है ग्रोथ कम होगा, ग्रोथ कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो क्राइम बढ़ेगा। तो दिस इज द क्यूरियोसिटी इन कनेक्शन, ठीक है ना, ये क्यूरियोसिटी है और ये क्या है, कनेक्शन है। अच्छा, देयरफॉर हायर इंटरेस्ट रेट विल टेंड टू रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग, जैसे मैंने बताया कि कंज्यूमर के जब इंटरेस्ट रेट आपने बढ़ा दिया तो कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी कम होगा और एग्रीगेट डिमांड कम होगा। जब एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो जाहिर सी, एग्रीगेट मतलब टोटल होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नीचे जाना शुरू कर देगा। अच्छा, तो इफ वी गेट लोअर एग्रीगेट डिमांड, दैट व्हाट विल बी टेंड टू कॉज, जब कभी भी आपके कंट्री में जो एग्रीगेट डिमांड है जब वो कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ, रिसेशन में जाते हैं। आज की स्थिति क्या है, आज आपके मार्केट में एग्रीगेट डिमांड नहीं है, तभी तो ग्रोथ नीचे जा रहा है, 5% से नीचे जाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, ठीक है। हायर अनएम्प्लॉयमेंट, मैंने बताया अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, इफ आउटपुट फॉल फर्म विल प्रोड्यूस फियर गुड्स एंड देयरफॉर विल डिमांड फियर वर्कर्स, कि भाई जब आउटपुट ही नहीं कोई कंपनी देगी, वही एट दैट टाइम रिट्रेंचमेंट स्टार्टेड इन डिफरेंट कंपनी, चाहे वो कोई भी हो, वाई द ऑल द रिलायंस एंड टाटा एंड जो भी जिसको कहो, माइक्रो से लेके मैक्रो तक बात करो, सब ने अपने क्या बोलते हैं एम्प्लॉय की सैलरी क्यों कट कर दी, इसीलिए कट कर दी क्योंकि वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आउटपुट उनका हो नहीं रहा है, कोई खरीद नहीं रहा है। इंप्रूवमेंट इन द करेंट अकाउंट, लेकिन एक बात है कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका जो करंट अकाउंट है वो बढ़ जाएगा। करंट अकाउंट जो बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में यूज होता है, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट या करंट अकाउंट सरप्लस बोलते हैं। जैसे आपका जब एक्सपोर्ट जो है ज़्यादा होता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है और इंपोर्ट अगर आपका कम होता है तो आपका करंट अकाउंट क्या हो जाता है, सुधर जाता है। तो हायर रेट्स विल रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन इंपोर्ट, कि हम इंपोर्ट पे हम जो है कम खर्च करते हैं और इससे इन्फ्लेशन क्या होता है, कम होता है। विल हेल्प इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एक्सपोर्ट, जैसा कि यहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे कि मेकिंग एक्सपोर्ट लेस कॉम्पिटिटिव, ऐसा नहीं कि खत्म ही कर देगा, आपका एक्सपोर्ट रखेगा, आपका एक्सपोर्ट रहेगा लेकिन कम कॉम्पिटिटिव, कम होगा, और जो इंपोर्ट होगा वो आपका जो होगा वो उस पर स्पेंडिंग कम होगी सरकार की, और जब सरकार की इंपोर्ट पे स्पेंडिंग कम होगी तो उससे क्या होगा कि आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम होना क्या कर जाएगा, शुरू कर जाएगा। तो हाउ एग्रीगेट डिमांड विल टेंड द कॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट एंड करंट अकाउंट या एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो वो बात अब आपको समझ में आई। अच्छा, अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे फाइटिंग अ करेंसी टू, तो फाइटिंग अ करेंसी टू में अगर बात करें, द बैंक कैन डू दिस। अब दूसरे नंबर पे सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है, कि दूसरे नंबर पर जो सेंट्रल बैंक है वो करेंसी क्राइसिस की फाइट कैसे कर सकता है, तो हम उसकी बात करने वाले हैं। ये बात अगर क्लियर हो गई है तो अच्छी बात है, नहीं हुई है तो कोई बात नहीं। अब हम लोग दूसरे नंबर पे बात करने वाले हैं कि अगर हम करेंसी क्राइसिस से फाइट कर रहे हैं, अरे बाप रे बाप, थोड़ा सा रुक जाओ, बस 1 मिनट रुको, अभी फिर पढ़ाते साला, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हम चलते हैं, ठीक है। इट्स अ मैराथन, जहाँ कन्फ्यूजन होगी पूछ लेना जरूर से, कमेंट कर देना, फ़ोन कर लेना, नंबर दे दिया, व्हाट्सअप कर देना, है ना, तो पूरा समझा देंगे। फाइटिंग करेंसी 1 था ये, अब हम लोग फाइटिंग करेंसी 2 की बात कर रहे हैं कि कैसे करेंसी क्राइसिस को दूसरे नंबर पे कैसे रोकेगी सेंट्रल बैंक। द बैंक कैन डू दिस बाय सेलिंग ऑफ फॉरेन रिजर्व टू क्रिएट अ कैपिटल आउटफ्लो। मैंने बताया था कि कैपिटल आउटफ्लो के बारे में बताऊंगा। व्हेन द बैंक सेल अ पोर्शन ऑफ इट्स फॉरेन रिजर्व, इट रिसीव पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक करेंसी।
विच इट होल्ड आउट ऑफ सर्कुलेशन, कि जो उसके कंट्री में सर्कुलेशन चल रहा है उसके बाद जो वो होल्ड करती है एज एन एसेट, उसके फॉर्म में उसको पेमेंट मिलेगा। पहले इसका मीनिंग समझ लो, ये मीनिंग क्या है, देन द होल सिनेरियो, तब जो है पूरा सिनेरियो समझ में आएगा। तो देखो, द बैंक कैन डू दिस बाय सेलिंग ऑफ फॉरेन रिजर्व टू क्रिएट अ कैपिटल आउटफ्लो। जब कभी भी जो बैंक होता है वो अपने फॉरेन रिजर्व को बेचता है, तो जब कभी भी मान लो हमने अपना रुपया जो है कहीं दूसरे, जैसे हम पहले समझा दें कि ये कैपिटल आउटफ्लो क्या होता है, पहले ये समझा दें कि ये फॉरेन रिजर्व क्या होता है। पहले ये समझो फॉरेन रिजर्व क्या मतलब क्या होता है। जैसे क्या होता है कि हम अपना रुपया किसी दूसरे जगह पे क्या करते हैं, उसको पार्क कर देते हैं, ठीक है। दूसरा भी कोई आपका रुपया अपने फॉरेन रिजर्व में क्यों रखता है, क्योंकि उसको भी तो आपसे इंपोर्ट करना है। मान लो कि इंडिया को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इंडिया से इंपोर्ट करना है, ठीक है। मतलब इंडिया से, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज नाउ इंपोर्टर, ये इंपोर्टर है और इंडिया एक एक्सपोर्टर है, ठीक है ना। पहले समझो इसको, इंडिया इज एक्सपोर्टर और यूएस इज ए इंपोर्टर, ठीक है। जनरली ऐसा होता नहीं है लेकिन चलो, तो इंडिया क्या है, यूएस क्या है, इंपोर्टर है। तो अब इंडिया ने भी तो अपना फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है यूएस के पास रखा है एज एन एसेट, ये उसका एसेट है। अपने डोमेस्टिक करेंसी में सारे डिमांड करेंसी के सर्कुलेशन को सेटिस्फाई करने के बाद जो इंडिया है वो अपने करेंसी को किसी दूसरे देश में पार्क किया हुआ है, और वो दूसरा देश उस करेंसी को अपने देश में क्यों पार्क करके रखा है, क्योंकि उसको भी तो इंपोर्ट करना है। अब वो इंडिया से अगर इंपोर्ट करेगा, रुपया देगा, तभी तो उसको मिलेगा सामान। समझ में मेरी बात, हाँ या ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी किसी भी कंट्री को करेंसी क्राइसिस से जूझना होता है तो उस समय क्या करता है कि वो जो वहाँ का बैंक होता है वो अपने फॉरेन रिजर्व को बेचना शुरू करता है, ठीक है। मतलब अपनी करेंसी को वो बेचना शुरू कर देगा, और क्या करेगा, और जब वो बेचना शुरू कर देगा तो जो है इट रिसीव पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, और उसको डोमेस्टिक करेंसी में पेमेंट मिलना क्या कर जाएगा, शुरू कर जाएगा। अब ये कैपिटल आउटफ्लो का क्या मतलब होता है, कैपिटल आउटफ्लो इज द मूवमेंट ऑफ एसेट आउट ऑफ अ कंट्री। ये बात समझ में आ गई। कैपिटल आउटफ्लो इज द मूवमेंट ऑफ एसेट आउट ऑफ अ country. Capital outflow is considered undesirable as it is often the result of political or economic instability. The fight of asset occur when foreign and domestic investors sell off their holding in a particular country because of perceived weakness in the national economy and the belief that better opportunity exists abroad. अब इसे मान लो कि आपके देश में कोई कंट्री आ गई, आपके देश में कोई कंपनी आ गई, वो यहाँ पे प्लांट लगा रही है इस एक्सपेक्टेशन से कि यहाँ हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा, हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा। अब आपके देश में कोई पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, देश का बवाल चल रहा है, तो अब वो क्या करेगा कि अपना पैसा यहाँ से निकालना शुरू कर देगा, या अपनी कंपनी के होल्डिंग को बेचना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। समझ में आएगी नहीं। जब वो बेचना शुरू कर देगा, क्यों बेच रहा है, क्योंकि उसको यहाँ पे फायदा नहीं मिल रहा। तो इसी कैपिटल आउटफ्लो को रोकने के लिए, समझ में आएगी नहीं, इसी कैपिटल आउटफ्लो को रोकने के लिए, जैसे होता है ना कि अगर एफडीआई आपके कंट्री में आ रहा है तो वो तभी आएगा जब आपकी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसको बिजनेस करने का अच्छा माहौल मिल रहा है। अगर आपको आपकी कंट्री में उसको पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी दिखाई देगी, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी दिखाई देगी, बवाल दिखाई देगा, तो वो आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। समझ में आया। तो और तब वो दूसरा जगह तलाशेगा, दूसरी जगह देखेगा जहाँ स्टेबिलिटी होगी, वहाँ पैसा लगाएगा। क्योंकि वो वहाँ पैसा क्यों लगाएगा, क्योंकि उसको वहाँ पर रिटर्न चाहिए। क्योंकि अगर वो बिजनेस कर रहा है, कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसको पैसा चाहिए। तो वही बात यहाँ पे है कि जब कभी भी कोई भी कंट्री, ठीक है, किसी भी कंट्री में ऐसा सिचुएशन आता है तो उसी चीज को हम कैपिटल आउटफ्लो कहते हैं। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग कैपिटल आउटफ्लो के बारे में वही सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है, हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 2016 में जापान ने क्या किया, अपने इंटरेस्ट रेट को लोअर करता गया, निगेटिव लेवल पे चला आया। तो जो भी जापान में इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको रिटर्न तो मिलेगा नहीं, तो वो पैसा लेके भाग जाएगा। तो 1990 में ऐसा हुआ कि 2 डेकेड तक वहां पर एक ही जैसा ग्रोथ रहा। अगर 4% रहा तो 4% ही चलता रहा। समझ में आया कि नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हम भाई इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि जब कभी भी हम इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा नीचे करेंगे तो उस समय क्या होगा कि जो भी इन्वेस्टर है वो आपके कंट्री में जो पैसा लगाया है उसको सेल आउट करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा।
समझ में आई कि नहीं है? तो बेसिकली देखो ध्यान से, अब यहाँ पर भी समझो। अब ये बात क्लियर कर लेना, जो यहाँ पे बात है, ये जो मैंने यहाँ पे बात बताई, सेलिंग ऑफ फॉरेन रिजर्व टू क्रिएट कैपिटल आउटफ्लो, तो इसको मैं अभी आगे समझाऊंगा। पहले मैंने यहाँ पे एक जनरल बात बताई कि जब कभी भी कैपिटल आउटफ्लो होना शुरू कर देता है, जब आपकी कंट्री से जो कंपनियां हैं वो जाना शुरू कर देती, जो बाहर से कंपनी आई थी जब वो जाना शुरू कर देती हैं, तो उसको रोकने के लिए जो कोई भी सेंट्रल बैंक होता है वो फॉरेन रिजर्व को क्यों बेचना शुरू करता है, ठीक है? तो उसके ऊपर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। कैपिटल आउटफ्लो इज क्लियर? अब समझो बात को, जैसा कि एग्जांपल मैंने बताया, इम्पैक्ट ऑफ मनी लीविंग द इकोनॉमी। अब आपके देश से अगर पैसा जा रहा है तो उसका, जब हॉट मनी जा रही है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? सपोज इंटरेस्ट रेट इन वन कंट्री आर वेरी लो, दिस विल कॉज इन्वेस्टर टू लुक अब्रॉड फॉर बेटर रिटर्न ऑन सेविंग। मैंने बताया कि क्यों ऐसा करेगा। अच्छा, यूके इंटरेस्ट रेट एट जीरो, जो यूके का इंटरेस्ट रेट है वो क्या है? जीरो है। सेवर गेट अ पुअर रिटर्न, अब उसको अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है, सो दे मे लुक टू द इन्वेस्ट इन अदर कंट्री वेयर इंटरेस्ट रेट आर हायर, तो वो वहीं जाएगा जहां इंटरेस्ट रेट हाई होगा। इफ इंटरेस्ट रेट इन द यूएस आर 3%, तो वो भाई जाहिर सी बात है पैसा वहां जमा शुरू करेगा, वहां के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेगा, वहां के बैंकों में पैसा जमा करना शुरू कर देगा, या वहां पे लगाना पैसा शुरू कर देगा। दिस कॉज फाइनेंशियल फ्लो ऑफ द यूके इनटू यूएस। अब ये इससे क्या होगा कि यूके से पैसा जाना शुरू कर देगा कहां पर? यूएस में। इट इज डेबिट आइटम ऑन द फाइनेंशियल अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इससे क्या होगा कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है यूके का गिरना क्या कर देगा? शुरू कर देगा, और अनरेस्ट की पोजीशन आना यूके में क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। बात क्लियर हुई? ये तो मैंने पहले भी बता दिया था, अभी फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब स्लाइड इसमें इजी लैंग्वेज में लिखा, अब इस इजी लैंग्वेज में आप समझ लो। अच्छा, इम्पैक्ट ऑन एक्सचेंज रेट ऑफ कैपिटल आउटफ्लो, जो मेन बात ये थी कि इफ देयर इज अ लार्ज नेट आउटफ्लो ऑफ मनी, मान लो कि आपके कंट्री से बाहर पैसा काफी बड़ी मात्रा में जा रहा है क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट कम है या इंटरेस्ट रेट जो भी हाई और इंक्रीज है, तो देन यू विल एक्सपेक्ट टू सी अ डेप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट। मैंने बताया, अब जब पैसा यहां से जाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसी पैसे को आपने यहां मंगा के, उसी पैसे को आपने यहाँ पर मंगाने के लिए इंटरेस्ट रेट को क्या किया था? हाई किया था। अब वही पैसा आपके यहाँ जा रहा है, एक्सचेंज रेट गिर रहा है, और ये मैंने आपको समझाया था कि कैसे जो है बेसिकली क्या होता है कि अगर ईयू का इन्वेस्टर यूरो सेल करेगा, ठीक है ना, यूरो सेल करेगा और पौंड को खरीदेगा, समझ में आएगी नहीं है, ताकि उसको पौंड में रिटर्न ज़्यादा मिले, तो इससे पौंड स्टर्लिंग क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, और इससे पौंड की वैल्यू बढ़ेगी। अब यहाँ पे तो उल्टा होना शुरू हो गया कि अब आपके कंट्री से वो पैसा अब क्या कर रहा है? इफ देयर इज अ लार्ज नेट आउटफ्लो ऑफ मनी, कि आपके देश से पैसा अब बाहर जा रहा है, देन यू विल एक्सपेक्ट टू सी अ डेप्रिसिएशन इन द एक्सचेंज रेट। तो आपको एक्सचेंज रेट में डेप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है। दिस इज बिकॉज पीपल विल सेल स्टर्लिंग इन ऑर्डर टू बाई डॉलर। अब देखो उल्टा हो गया, अब लोग पौंड स्टर्लिंग बेच के डॉलर खरीदना शुरू कर रहे हैं। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ स्टर्लिंग ऑन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विल डिप्रेस द वैल्यू ऑफ पौंड स्टर्लिंग। समझ गए कि सप्लाई इंक्रीज कर गई, सप्लाई इंक्रीज कर गई, और पौंड में कोई इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहा है, तो इससे उसकी वैल्यू गिरना क्या कर जाएगी? शुरू हो जाएगी। बात समझ में आई? अच्छा, द इंपैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इन पौंड स्टर्लिंग विल टेंड टू कॉज इन्फ्लेशन, क्योंकि अब आपका इंपोर्ट महंगा शुरू होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब उल्टा होगा कि इट विल मेक इंपोर्ट मोर एक्सपेंसिव, अब इंपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, कॉजिंग अ राइज इन प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। समझ में आया कि नहीं? जैसे मैंने बताया, वी से देयर इज अ डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, अब आपका ट्रेड खराब होना शुरू हो गया। समझ में आया कि नहीं? कि कस्टमर कैन बाई फ्यूअर इंपोर्टेड गुड्स कंपेयर टू एक्सपोर्ट, जितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे कम आपका इंपोर्ट हो रहा है, क्योंकि कंज्यूमर पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है। तो द डेप्रिसिएशन इन द एक्सचेंज रेट विल ऑल्सो मेक एक्सपोर्ट चीपर, ठीक है, एक्सपोर्ट को चीपर कर देगा, कॉजिंग अ राइज इन एक्सपोर्ट डिमांड, ठीक है ना, अ हायर एग्रीगेट डिमांड। दिस राइज एक्सपोर्ट डिमांड कैन लीड टू न्यू जॉब इन एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री एंड हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट ये होगा कि भाई जैसा कि जब कभी भी आप क्या करते हैं, जब एक्सचेंज रेट आपका डेप्रिसिएट करता है तो एक्सपोर्ट चीप होता है, तो आपके सामान सस्ते बिकना शुरू होते हैं,
तो उसके उसका जो आपका जब सामान सस्ता बिकना शुरू होता है तो मार्केट में जब सस्ता बिकना शुरू होगा तो उसकी डिमांड तो बढ़ जाती है, तो केवल एक्सपोर्ट सेक्टर में जॉब इंक्रीज कर जाएगी। तो जो इंडस्ट्री का ग्रोथ, जो जो एक्सपोर्ट सेक्टर में उसका ग्रोथ बढ़ना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। देयर फोर इफ देर इज अ मॉडरेट डेप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट इट कैन बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर मॉडरेट है, अगर बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएट करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। बात समझ आई कि बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि जब कभी भी आपके इकोनॉमी में एक्सचेंज रेट जो है डेप्रिसिएट कर रहा है, थोड़ा कम कर रहा है, तो जब कभी भी आपकी इकोनॉमी में एक्सचेंज रेट कम डेप्रिसिएट करेगा, ठीक है ना, तब तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट करेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएट करेगा तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तब उसमें क्या होगा कि आपका ग्रोथ नेगेटिव साइड में जाना क्या कर देगा, शुरू कर जाएगा। क्योंकि डेप्रिसिएशन से क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता बिकता है, तो उससे उसकी डिमांड बढ़ती है। तो जब डिमांड बढ़ती है तो उसमें बेसिकली जॉब करने वाले आना शुरू कर देते हैं और वो सेक्टर बूस्ट करना शुरू कर जाता है। अच्छा, व्हाट ऑन एग्रीगेट डिमांड ऑफ कैपिटल आउटफ्लो, कि कैपिटल आउटफ्लो का डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इफ वी सी ए सिग्निफिकेंट आउटफ्लो ऑफ सेविंग फ्रॉम यूके टू यूएस, अब पैसा यूके से यूएस की तरफ जा रहा था, इट विल हैव ओनली अ मिनिमम इम्पैक्ट ऑन यूके एग्रीगेट डिमांड। क्योंकि देखो इससे क्या होगा कि यूके की डिमांड पर फर्क तो पड़ेगा लेकिन मिनिमम पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। पीपल विल टेंड टू मूव सेविंग रेदर देन कैश अनमार्क फॉर स्पेंडिंग, कि जो पैसा वो कमा रहे हैं उसको स्पेंड करने की जगह वो सेव करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे, सेविंग करना शुरू कर देंगे खर्च करने की जगह। तो इट विल टेंड टू बी वेल्दी पीपल एंड बिग इन्वेस्टमेंट फंड हु मूव सेविंग टू यूएस। तो उससे क्या होगा कि जिनके पास पैसा ज़्यादा है ना, जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट कम करके वो सेविंग करना शुरू कर देंगे यूएस में। फॉर द एवरेज कंज्यूमर इट इज़ नॉट वर्थ शिफ्टिंग 10,000 पाउंड ऑफ सेविंग फ्रॉम द यूके टू यूएस जस्ट बिकॉज इंटरेस्ट रेट आज मार्जिनल हाई। इसमें नॉर्मल आदमी की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है वेल्दी पीपल की और बिग इन्वेस्टर की। कि जैसे बिग इन्वेस्टर है तो वो पैसा स्पेंड करता है, स्पेंड करने की जगह वो कम सेव करना शुरू कर देगा यूएस में, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट रेट हाई हुआ है और उसको वहाँ पर रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। फॉर द एवरेज कंज्यूमर, जो एवरेज कंज्यूमर है, इट इज़ नॉट वर्थ कि भाई 10,000 पाउंड ऑफ सेविंग फ्रॉम द यूके टू यूएस जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट इज मार्जिनल हाई। अब वहाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, जैसे अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो SBI ने 5% ब्याज दे रहा है और कोटक महिंद्रा 5.5 दे रहा है, तो आप इतने 0.5 के लिए इधर की तरफ मूव नहीं करेंगे। तो जो कंज्यूमर होगा वो नहीं मूव करेगा, जो इन्वेस्टर होगा वो पैसा सेविंग करना शुरू करेगा, इन्वेस्ट नहीं करेगा, खर्च नहीं करेगा। खर्च करना इज अ डिफरेंट थिंग और सेविंग करना इज अ डिफरेंट थिंग। बात क्लियर हुई। अच्छा, देयरफॉर इस वजह से these short-term hot money flow does not have a significant impact on spending and investment because it is simply moving saving from one country to another country। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेविंग का पैसा है वो इधर से उधर जा रहा है, ये किसी चीज़ पे फर्क नहीं डाल रहा है। However, if there is a crisis of confidence and many ordinary people try to shift their money out of economy, then it will start to affect domestic demand। लेकिन अगर ये हो जाए कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस, अगर उनको डर लगे कि अरे नहीं रुपए की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर रही है, तब वो पैसा जो है दूसरे कंट्री में लगाना शुरू करेंगे और इससे जो होगा डोमेस्टिक डिमांड जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा। विद मनी लीविंग द इकोनॉमी देयर विल बी लेस डिमांड फॉर द डोमेस्टिक डिमांड। अब पैसा आपके कंट्री से दूसरी तरफ चला गया तो यहाँ पर डिमांड कम हो गया, तो यहाँ ग्रोथ नीचे आना शुरू कर देगा। बात क्लियर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी। अब जाके क्लियर हुआ होगा। थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, मैराथन है, और इसको आप बैठ के आराम से समझना। इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूज़न, कहीं पे भी कन्फ्यूजन होगा पूछना जरूर।